हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, कौन सा चैप्टर? हम लोग इधर देखो रे, हम लोग आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, श्रेणी या श्रेणियाँ, ठीक है, दोनों है किताब में, दोनों नाम बोल देते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो है ना, एक हमारा कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इस चैप्टर में समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले तुम लोग से हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, है ना, उसका जवाब दो। तुम लोग क्या कभी भुट्टा देखे हो? भुट्टा है ना, उस पे दाना लगा हुआ होता है ना, वो देखे हो? ध्यान से देखना, जब वो भुट्टा देखोगे ना तो उसका दाना एक लाइन में रहता है सब, है ना, एक लाइन में रहता है और दाना बड़ा से छोटा होते जाता है। जो जड़ होता है भुट्टा का, उसमें देखोगे पहले थोड़ा बड़ा दाना, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा छोटा होते होते लास्ट तक और छोटा हो जाता है। तो वो दाना क्या करता है? दाना देख के क्या लगता है? लगता है कि वो दाना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? पैटर्न, है ना। एक दाना है, उसके बाद फिर दाना है, फिर दाना है, एक लाइन से चलता है और बड़ा से छोटा होते जाता है ना। तो ये क्या फॉलो करता है? पैटर्न। और बताते हैं क्या पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न मतलब प्रतिरूप, ठीक है। पैटर्न फॉलो देखो, कभी तुम लोग मधुमक्खी का छत्ता भी देखे होगे, है ना। मधुमक्खी के छत्ते में देखते हो छिद्र रहता है, वो भी एक पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं करता है? देखना, सब छिद्र एकदम समान दूरी पे रहेगा, रहता है ना। कोई है एक छिद्र यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से नहीं। क्या करता है? एक पैटर्न को फॉलो करता है। अब समझ में आ रहा है? पैटर्न समझ में आ रहा है? प्रतिरूप। तो देखो, इसी तरह का पैटर्न ना हमारे पर्यावरण में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं ना। जैसे अनानास देखे होगे तुम लोग, है ना, उस पर पैटर्न देखे हो, है ना, उस पर भी एक पैटर्न फॉलो रहता है। ऐसे तिरछा रहेगा या फिर नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो तुमको पैटर्न मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके का पैटर्न हमारे दैनिक जीवन में भी आते हैं, है ना। जिसको नोटिस करोगे तो मिलेगा, इस तरह का बहुत पैटर्न हमारे लाइफ में आता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इधर देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आज से हम 2 रुपया डेली तुमको देना स्टार्ट किए, ठीक है। तो अगर तुमको हम 2 रुपया डेली दे रहे हैं तो आज तुमको 2 रुपया दिए, कितना हुआ? 2 रुपया। कल फिर आएंगे और तुमको फिर देंगे 2 रुपया, कल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? फिर उसके अगले दिन आएंगे 2 रुपया और देंगे, फिर तुम्हारे पास कितने हो जाएगा? उसके बाद आगे फिर, अब तो दे भी नहीं रहे, अपने बता रहे तुम लोग। तो देखो हमारा एक पैटर्न बना कि नहीं? यहाँ देखो पैटर्न बना कि नहीं? सबसे पहले तुमको कितना रुपया दिए? 2 रुपया दिए। फिर अगले दिन कितना हो गया तुम्हारे पास? 4। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? फिर अब देखो, इसी तरह से तुम लोग आगे भी बता सकते हो कितना होगा। तो हम तो सिर्फ 2 और 4 बताए। उसके बाद तुम लोग से पूछे अगले दिन कितना हो जाएगा, तो अपने आप क्या बता दिए? उसके बाद 8। अब देखो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तुम लोग इसके सहायता से अगला नंबर बता रहे हो। ध्यान दो इधर, इसके सहायता से तुम लोग इसका अगला नंबर बता रहे हो। अभी हम पूछेंगे ना 12 के बाद क्या होगा, तो तुम लोग अपने आप बता दो कितना? 14। वो 14 कैसे बताए? इस पैटर्न को देख के। अगर डायरेक्ट हम तुमको यहाँ पे 12 दे देते तो पूछते इसके बाद कितना होगा, तो तुम बोलते 13, है ना। या फिर कुछ और भी, या फिर दिमाग ही ना काम ना करता, क्या बताए क्या ना बताए, है कि नहीं है। तो लेकिन अगर ये पैटर्न दे दिए, उसके बाद बोल रहे हैं आगे क्या होगा, तो बता दे रहे हो। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। चलो एक पैटर्न ये फॉलो किया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं तुम्हारी लाइफ में, है ना। सपोज करो एक बैंक आ गया, ठीक है, और वो बोल रहा है आप जितना भी रुपया हमारे बैंक में जमा करते हैं प्रत्येक माह उसका 3 गुना हो जाएगा। आपका रुपया कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो अगर सपोज करो दूसरी नंबर में कि हम एक बैंक में 100 रुपया जमा किए, उसके अगले महीने हमारा ये 100 कितना बन जाएगा? 300 बन जाएगा ना। तो अभी चाहे तो यहीं से निकाल सकते हैं बैंक से, लेकिन हम निकाल नहीं रहे, हम सोच रहे हैं इसको छोड़ देते हैं, अगले महीने निकाल लेंगे। अब ये 300 कितना बन जाएगा? 600 बन जाएगा। अभी अगर 100 जमा किए तो क्या बना? 300 हम बैंक से निकाल लेते तो वो 300 क्या हो जाता? मेरा। हम बोले नहीं, हम 300 रहने देते हैं, तो अगले महीने 600 होगा कि 900 होगा? सपोज करो, चलो ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, सुनो, 100 जमा किए तो कितना बना? 300, है ना। अब उस 300 को निकाल लिए, 300 मेरा हो गया,
फिर जाके 300 जमा कर दिए तो अगले महीने कितना होगा? 900 कि 600? समझे? नहीं समझ में आया? समझ में आया तो बोलो, आया समझ में? अच्छा चलो, एक बैंक में अभी 100 जमा किए, ठीक है, हम एक ही महीना के लिए जमा किए हैं। अब ये हमारा अगले महीना कितना बन गया? इसका तिगुना 300 हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब ये 300 हम निकाल लिए, निकाल के घर ले आए। अब बोले फिर से जाके 300 जमा कर देते हैं। अब हम कितना जमा कर रहे हैं बैंक में? 300। तो अगले महीने ये कितना बनेगा? इसका तिगुना न बनेगा। तो अगले महीने कितना बनेगा? 900 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हम बोले 900 निकालेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये 900 किसका रुपया है? मेरा है ना। ये 900 रुपया निकाले तो ठीक है, नहीं तो ये 900 छोड़ दिया है बैंक में। तो अब वो जो तिगुना करेगा मेरा 900 का करेगा कि 100 का? 900 का ना तिगुना करेगा, क्योंकि ये टोटल हुआ ना अब मेरा। तो ये 900 का तिगुना करेगा, कितना हो जाएगा? 2700। इस तरीके से क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। अगर आगे पूछे कितना होगा तो तुम लोग बता सकते हो, है ना। तो देखो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि भुजा ले रहे हैं, ठीक है, हम भुजा ले रहे हैं, वर्ग का भुजा। किसका भुजा? वर्ग का भुजा, जिसका भुजा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भुजाएं यहाँ लिख देते हैं, भुजाएं। देखो जिसका भुजाएं हैं, पहला 1 सेंटीमीटर वाला, दूसरा है 2 सेंटीमीटर वाला, तीसरा है 3 सेंटीमीटर वाला। इसी तरह से और भी भुजाएं ले सकते हैं। हम पूछ रहे हैं 1 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग में 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना वर्ग निकलेगा? 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, एक वर्ग बना ना। अब पूछ रहे इस वर्ग में 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग ऐसा वर्ग, इसमें से ऐसा वर्ग निकालो जिसका भुजा 1 सेंटीमीटर का होगा, तो कितना वर्ग निकलेगा? 4 को कैसे? इसको 4 टुकड़ा में बांट दे ऐसे, तो भुजा नहीं निकालना, हमको वर्ग निकालना है, टोटल वर्ग निकालना है, टोटल वर्ग निकालना है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग निकालना है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग कितना निकलेगा इसमें से? 4 को। चलो 4 भाग में बांटे तो ये कितना सेंटीमीटर का भुजा हुआ? आधा की 1, यहाँ से यहाँ तक 1 था ना। अब इसको बांट दिए 4 भाग में तो ये तो आधा सेंटीमीटर वाला वर्ग हो गया ना। 1 के को नहीं निकलेगा, यही निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ये पहले से था। अब हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग निकालना चाहते थे, यही ले लेंगे एगो। इसके अलावा इसका भुजा को अगर छोटा बड़ा करे तो 1 सेंटीमीटर का वो रहेगा ही नहीं ना रहेगा। अब हम कोमा करके 2 सेंटीमीटर वाला भुजा ले रहे हैं। कितना सेंटीमीटर वाला? 2 सेंटीमीटर। तो देखो अब 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। पूछ रहे हैं इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना वर्ग निकलेगा? 1 सेंटीमीटर भुजा मतलब चारों भुजा 1-1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो पहले इसको यहाँ से यहाँ तक 2 है ना, इसको आधा बना लेते हैं। इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर। क्या ये वर्ग है? आयत हो गया। इसको वर्ग बनाने के लिए इसको भी, इधर 2 है तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। इधर कै गो वर्ग निकलेगा? 1 सेंटीमीटर वाला 4 गो वर्ग। देखो एक वर्ग ये, इसका ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, सब 1 सेंटीमीटर का भुजा है। सेम उसी तरीके से इसका भी उसी तरीके से, इसका भी उसी तरीके से। तो अगर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग था तो उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एगो वर्ग निकाले। अगर 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग था तो उसमें से 1 सेंटीमीटर वर्ग वाला जो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग है वो कै गो निकाले? 4 गो निकाले। अब तीसरा वाला करते हैं। इस बार भुजा कितना सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का है कि नहीं। इस बार 1 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला कितना वर्ग निकलेगा? 3 है ना, तो 1-1 करके बांट देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, 6 गो निकलेगा। देखते हैं अगर ऐसे इधर भी कितना है, ये इधर ये कितना सेंटीमीटर का है? वर्ग है तो चारों भुजा बराबर ना होगा रे। तो यहाँ पे देखो ये 3 भाग में बांट दिया। अगर इसको बीच से हम लोग बांटे ऐसे तो ये तो 3 सेंटीमीटर का हो गया ना, ये 1 सेंटीमीटर का। कभी भुजा वर्ग बनेगा ये इतना ऐसा भुजा का? तो ये ऐसे बीच से खींचना पड़ेगा क्या? नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो इसको भी कितना भाग में बांटेंगे? 3 भाग में, है ना। 1 भाग ये हुआ, 1 भाग ये हुआ, 1 भाग
ये हुआ। अब देखो कै गो वर्ग निकला 1 सेंटीमीटर वाला, 9 गो वर्ग। अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कै गो वर्ग उसमें से निकला, 9 गो। तो देखो ये कैसा फॉलो कर रहा है नंबर। अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग निकालना चाहते हैं उसमें से, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग निकालना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर। अगर 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग है और उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग निकालना चाहते हैं तो 3 है तो 3 का स्क्वायर बना ना। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगर 4 सेंटीमीटर वाला रहता तो कितना वर्ग निकलता, 16। तुम फिगर बनाए कि पैटर्न फॉलो करके इसी पे बैठा दिए, ये सब स्क्वायर हो रहा तो भी 4 का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, 4 का स्क्वायर। अगला चाहे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, उसके आगे 5 का फिर होगा ना। पहले 4 वाला हम, तो अब तुमको बता दे कितनों सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग दे दे और पूछे बताओ उसमें से 1 सेंटीमीटर वाला कितना वर्ग निकलेगा, तो नहीं बता दोगे, बता दो कैसे, ये पैटर्न फॉलो करके, है ना। तो देखो इन्हीं पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में, ठीक है। सुनो अब, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, जो हमारा गुना करके आया था नेक्स्ट नंबर, है ना, और जो भुजा वर्ग करके आया था नेक्स्ट नंबर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ वैसे पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा देखो जोड़ के अगला आ रहा है। सुनो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, 3 पैटर्न है ना। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना, जो प्रत्येक संख्या है इस पैटर्न में, जो प्रत्येक संख्या है, ठीक है, वो संख्या अपने पहले वाले में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। जैसे देखो अगर 4 हमको प्राप्त करना है तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 2। 6 प्राप्त करना है तो उसके पहले वाले में कितना जोड़ेंगे, 8 प्राप्त करना है तो उसके पहले वाले में कितना जोड़ेंगे। तो देखो एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं ना, लेकिन किस में जोड़ रहे हैं, अपने से जस्ट पहले वाले में। इसमें देखो अगर हमको 300 प्राप्त करना है तो इसमें कितना से गुना कर रहे हैं, अगर 900 प्राप्त करना है तो उससे जस्ट पहले वाले में कितना से गुना कर रहे हैं, अगर 2700 प्राप्त करना है तो उससे जस्ट पहले वाले में कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से। तो देखो क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या से यहाँ गुना कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे थे। और यहाँ पे देखो क्रमागत संख्या है, 1 2 3, ये क्या है, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या समझते हो क्या होता है, लगातार संख्या। तो लगातार देखो ये है ना 1 2 3, अगर इसका हमको निकालना है, इसमें कितना 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग होगा, तो सबका क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। इसमें पहले वाले में कुछ कर रहे हैं नहीं, जो संख्या था जस्ट उसी में क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, है ना। तो सिंपली ये है पैटर्न जो है ना कैसे बनता है, अपने से जस्ट पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या से गुना करने पे या जोड़ने पे या क्रमागत संख्याओं का वर्ग करने से, ठीक है, हमारा क्या बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है ना। तो देखो हमारे सिलेबस में 10 क्लास के सिलेबस में ये वाला पढ़ना है, बस एक के बारे में, है ना, ये वाला एक के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक जो संख्या है अपने से जस्ट पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या क्या करने से मिलता है, जोड़ने से मिलता है, ठीक है। चलो इसको लिख लो तुम लोग, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो देखो इसको मिटा दें। अभी तक इस 3 लाइन में हम क्या सीखे, पैटर्न क्या होता है उसके बारे में देख रहे थे, आखिर पैटर्न कैसे चलता है हमारा, ठीक है। तो ये सारी जो क्रिया हो रही थी ये हमारे दैनिक जीवन में भी इस तरह का होता है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग ऐसे पैटर्न के बारे में अभी पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, प्रत्येक पद अपने जस्ट पहले वाले पद में कुछ जोड़ने से क्या होता है, प्राप्त होता है कि नहीं। चलो तो पैटर्न का हिंदी क्या होता है रे, प्रतिरूप। पैटर्न को क्या कहते हैं, प्रतिरूप। तो देखो संख्याओं का कुछ प्रतिरूप हम लोग देखते हैं ना, कुछ क्या देख रहे हैं, कुछ प्रतिरूप, ठीक है। चलो पहला वाला लिखते हैं ना, देखो ये बुक में भी दिया है, कुछ प्रतिरूप क्या क्या दिया देख लो। पहले तुम लोग यहाँ देखो 1 2 1
सॉरी। ठीक है, अब इस प्रतिरूप को ध्यान से देखो, है ना। पहला वाला देखो, पहला का बात करते हैं। इसमें वो निश्चित संख्या तुम लोग ढूंढ के बता सकते हो, कितना होगा वो निश्चित संख्या ढूंढ के बताओ। 1 होगा, मतलब अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो चलो 1 बोले, 1 में 1 जोड़े 2 आया, फिर 2 में 1 जोड़े 3 आया, सब में 1 ही जोड़ रहे हैं, पहले वाले में तो अगला मिल रहा है, तो निश्चित संख्या यहाँ क्या हुआ 1। अब देखो इसमें, देखो दूसरा वाला में, इसमें निश्चित संख्या ढूंढ के बताओ तो क्या होगा। 30 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो 30 घटाएंगे, है ना। तो यहाँ निश्चित संख्या 30 माइनस में हुआ कि प्लस में, माइनस में। क्या हुआ, माइनस में हुआ। तो इसका निश्चित संख्या प्लस का 1 था, इसका निश्चित संख्या माइनस का 30 है। इसमें बताओ कितना होगा, 1। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे, हाँ ठीक है, -3 जोड़े 1 करके देखो, इसमें करके देखो आएगा ना। इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस 1 0 आ जाएगा। तो -1 हुआ कि प्लस का 1, प्लस का 1। तो यहाँ पे निश्चित संख्या क्या हुआ, प्लस का 1। आ रहा है समझ में। अब इसमें हमको बताओ, इसमें निश्चित संख्या कितना होगा, -5। चलो -1.0 था और करेंगे 1.0, 1.0, ये पॉइंट है। चलो अब दिखाई दिया, ये पॉइंट में है। अब देखो बताओ माइनस कितना होगा, 0.5। प्लस का कि माइनस का, माइनस का। तो माइनस का 1.0 पहले से था, यहाँ देखो माइनस का 1.0 पहले से था। इसमें क्या किया, जोड़ा कि घटाया, प्लस का कितना, बताओ, माइनस का कितना, माइनस का कितना 0.5। तो देखो चूँकि यहाँ गुना नहीं कर रहे हैं, दोनों माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह लिखेंगे ना। 5 पॉइंट, इधर 1 और 0 1, अगला नंबर यही है। अच्छा, इसमें फिर -1.5, माइनस वाला में और माइनस करेंगे 1.5 तो 2.0। ठीक है, तो माइनस का इसका निश्चित संख्या कितना है, माइनस का 0.5। देख रहे हो ना। अब निश्चित संख्या जब तुमको पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद अगला नंबर तुम खुद बता दोगे। इसका निश्चित संख्या 1 था, तो अभी अगर 4 है तो आगे कौन होगा, उसके बाद किससे पता चल रहा है, निश्चित संख्या को बस उसमें आगे बढ़ाते जाते जोड़ जोड़। इसमें निश्चित संख्या माइनस का 30 था, तो ये अगर 100 है तो 70, उसमें से 30 गया तो 40, फिर उसमें से 30 गया तो 10। अब आगे क्या, आगे क्या होगा, 10 के बाद क्या होगा, तुम लोग सोच के बताओ। माइनस का 20 होगा ना, क्योंकि निश्चित संख्या को इसी में वो कर देंगे जो इससे पहले वाले में कर रहे थे, जैसे है ना, घटा रहे थे। अब इसी तरह से ये पता है, ये पता है, अगर निश्चित संख्या इस सब से हम निकाल लिए, पता कर लिए, तो इसके आगे वाला भी पता कर लेंगे। इसी तरह से इसमें भी इसके आगे वाला पता कर लेंगे। तो निश्चित संख्या ही इसका मेन क्या है, आगे बढ़ाने का एक एलिमेंट है, कह सकते हो, आगे बढ़ाने का एक जरिया है है ना। समझ में आया बात। तो ये क्या हो गया, हमारा पैटर्न था, इसमें हम लोग निश्चित संख्या ढूंढे। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और देखना है। देखो कहता है इसमें प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, जो ऊपर है प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। यहाँ देखो स्टार दे के लिखते हैं ना, प्रतिरूप में, प्रतिरूप में प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। तो देखते हैं, ये वाला प्रतिरूप लेते हैं। ठीक है, पद मतलब टर्म, इंग्लिश में टर्म। यहाँ देखो ये एक पहला वाला लेते हैं, ये एक प्रतिरूप है, इसका प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। जैसे एक क्या है, एक पद है। कौन सा पद है, पहला वाला पद। इसका दूसरा पद कौन है, 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4। तो ये सबको देख लो क्या बोल रहे हैं, पद बोल रहे हैं ना। उसी तरह से 100 भी एक पद है, 70 भी एक पद ही है एक पद, लेकिन कौन सा पद है, दूसरा पद। उसी तरह से 40 भी एक पद है, लेकिन कौन सा पद है, तीसरा पद।
तो अब कोई पूछे बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है, यहाँ तक का बात करें, इधर झांप देते, ठीक है, यहाँ तक अगर बोले, इधर से बोले बताओ यहाँ तक में इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4, हो जाएगा ना। कैसे, एक पद ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 1 2 3 4। अब पूछेंगे इसमें बताओ यहाँ तक इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4 पद, यही है। अब पूछेंगे इसमें भी 1 2 3 4, हर एक कोमा के बाद अगला दूसरा पद आ जाएगा ना, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसी तरह से इसमें भी पद है ना। तो किसी भी प्रतिरूप में कितना पद होता है ये तुम लोग बता दोगे। कोई पूछे बताओ इस प्रतिरूप में पदों की संख्या कितनी है तो बता दोगे। उसी तरह से बहुत सारा देगा तुम लोग, आसान है बताना, बता दोगे ना पदों का संख्या। तो इसको लिख लो पहले तुम लोग, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं। तो अभी तक में तुम लोग क्या सीख गए हो, निश्चित संख्या पता करना, प्रतिरूप कैसा होता है ये देखना है ना, और निश्चित संख्या प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो देखो समांतर श्रेणी क्या है, अब समझ में आएगा तुम लोगों को, है ना। देखो समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी कहता है समांतर श्रेणी, है ना, संख्याओं का एक क्या है, प्रतिरूप, संख्याओं की एक सूची भी कह सकते हो, है ना। सूची है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक कौन संख्या, निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। देखो इधर देखो, समांतर श्रेणी क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी बोल रहा है, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक सूची है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त, पहला पद छोड़ के, पहला पद समझते हो ना, पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ देखो, जैसे एक प्रतिरूप लेते हैं 2 4 6 8 ... इस तरह से चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये तो संख्याओं की एक सूची है कि नहीं। अब पहले पद के अतिरिक्त, अब इसमें हमको नहीं पता है किस में जोड़ेंगे तो 2 आएगा। जब तक अगर हम सिर्फ 2 लिख देते तो तुमको पता चलता आगे क्या लिखेंगे, नहीं ना पता चलता, तो इसलिए पहला पद को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए लिखे हैं पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद, इसके अतिरिक्त जो भी पद है, प्रत्येक पद कोई भी उठा लो, प्रत्येक पद अपने पहले पद में, जैसे 4 उठाएंगे तो इसका पहले वाला पद 2 है, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है ना। तो देखो जैसे 6 उठाएंगे तो इससे अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, अगर 8 हमको प्राप्त करना है तो उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा। वही चीज़ वहाँ लिखा है, आया समझ में ये। अब देखो एक निश्चित संख्या ही नहीं सब में जोड़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, निश्चित संख्या समांतर श्रेणी की सार्वअंतर कहलाती है। बता रहे हैं इसे प्रायः डी से सूचित किया जाता है। यह धनात्मक शून्य देखो क्या कर रहा है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी तुम लोगों को समझ में आ गया था ना। समांतर श्रेणी में क्या होता था, संख्याओं का एक सूची है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद में जो उसका पहले वाला पद था उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता था। अब वो देखो जो निश्चित संख्या जोड़ रहे थे ना, निश्चित संख्या तो निकालने तुम लोग को आ गया था ना पता करने, तो वही निश्चित संख्या को हम लोग समांतर श्रेणी का सार्वअंतर कहते हैं। तो अब निश्चित संख्या ना कह के अगर हम सार्वअंतर बोले तो तुम लोग वही निश्चित संख्या ढूंढना, जो निश्चित संख्या होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सार्वअंतर हो जाएगा। आया बात समझ में।
अब सार्वंतर को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? प्रायः डी से सूचित करते हैं। आया बात समझ में? और देखो यह जो है सार्वंतर धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक हो सकता है। कैसे? संख्याओं का सूची लिखे थे ना, जैसे चलो एग्जाम्पल में हम यहाँ दिखाते हैं तुम लोगों को, है ना। पहले यहाँ पे इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं। ये लाइन देख लो ठीक से, यह धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है। कौन? समांतर श्रेणी। सार्वंतर का बात कर रहे हैं, ठीक है। सार्वंतर क्या होता है? वो वाला निश्चित संख्या जो था। अभी देख लेते हैं, मिटा इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सार्वंतर, है ना। देख लो इधर। अब एक सूची लिखते हैं ना, संख्या का एक सूची लिखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, आगे बता सकते हो तुम लोग। यहाँ पे निश्चित संख्या ढूंढ के बताओ। 2 है, चलो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसी तरह से निश्चित संख्या क्या हो गया? 2 हुआ। तो अब निश्चित संख्या को निश्चित संख्या हम लोग नहीं बोलेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे? सार्वंतर। यहाँ पे सार्वंतर कितना हुआ? सार्वंतर बराबर 2 हुआ, है ना। इसको डी भी लिखते हैं, तो सार्वंतर लिखे या इस तरह से लिख दें, या स्मॉल डी बराबर 2, बात एक ही है। समझ में आया? अब एक और सूची लेते हैं, है ना। अब लिखते हैं 3, 3, 3, 3, इस तरह से भी चलते जाएगा। यहाँ पे निश्चित संख्या ढूंढ के बताओ। 0 होगा ना। तो देखो यहाँ पे हमारा जो डी हो गया, क्या हो गया? वो 0 हो गया। अब तीसरा लेते हैं एक, है ना। यहाँ पे लेते हैं हम -4, फिर नहीं सॉरी, चलो यहाँ पे लेते हैं 4, फिर लेते हैं 2, फिर लेते हैं 0, -2, इस तरह से आगे चलता जाएगा। यहाँ पे निश्चित संख्या बताओ। क्या जोड़ रहे हैं? जोड़ना क्या है? जोड़ना क्या पड़ेगा? -2। यहाँ डी बराबर क्या होगा? -2। -2, चलो हाँ -2, ठीक है। तो माइनस का क्या हुआ? 2 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? डी हमेशा क्या करते हैं? उसके पहले वाले में जोड़ते हैं। तो अगर जोड़ना पड़े तो क्या जोड़ेंगे? -2 को ही ना जोड़ेंगे, है ना। तभी आएगा। घटा देंगे तब तो ये माइनस माइनस प्लस बन के अलग हो जाएगा, जो समझाए थे तभी, है ना। अब देखो यहाँ पे इस सूची में चले, ये एक सूची है ना, इस सूची में चले तो सार्वंतर धनात्मक आया कि ऋणात्मक? इस सूची में चले तो सार्वंतर 0, धनात्मक, ऋणात्मक क्या आया? कहाँ है? 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये तो 0 है, शून्य ही है। और यहाँ पे क्या आया? ऋणात्मक। तो इसीलिए बोल रहे थे सार्वंतर धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। अब आया बात समझ में? कैसे हो सकता है? अब सार्वंतर ना बोले, सॉरी निश्चित संख्या ना बोल के क्या बोलेंगे? सार्वंतर डी, ठीक है। आया बात समझ में? डी भी बोलना पड़ेगा तो डी थोड़ी बोलेंगे, लिखेंगे डी, लेकिन बोलेंगे तो इसको सार्वंतर ही ना। आया बात समझ में? चलो इसको मिटाते हैं। अब अच्छा, इसको लिखना चाहते हो? नहीं, ये समझाने के लिए था बस, इसको छोड़ दो। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य आ सकता है, बस ये तो लिखा ही दिया है ना, ये लाइन तो लिख ही लिए हो, है ना। चलो अब देखो हम एक चीज़ लिख रहे हैं ना। अच्छा, जो हमारा संख्या का सूची था उसमें पद भी पहचानने आ गया है, कितना पद होगा, कौन सा वाला पद होगा, पहला होगा कि दूसरा होगा, ये सब पहचानने आ गया है ना। तो देखो अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यदि किसी सुनो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपी, शॉर्ट फॉर्म है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक का ए ले लिए, प्रोग्रेशन का पी ले लिए, तो वो क्या बन गया? एपी। तो जब भी एपी बोलेंगे तो तुम लोग समझ जाना समांतर श्रेणी, ठीक है। तो यदि किसी एपी का, सुनो, एपी का प्रथम पद इस तरीके से लिखते हैं, A1 नीचे में एक, ठीक है, कोमा दूसरा पद A2, कोमा तीसरा पद A3, और भी इसी तरीके से आगे
चलता जाएगा, ठीक है। तथा सार्व अंतर डी हो तो AP बराबर क्या होगा, देखो यहाँ देखो AP बराबर क्या होगा। AP कैसा होगा, देखो पहला पद A1 है तो पहले A1 ही लिखेंगे, कोमा दूसरा A2 है, कोमा तीसरा A3 है, इसी तरीके से चलता जाएगा, यही नहीं बनेगा AP। पद लिखते हैं ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। सार्वंतर D, अगर हम बोले बताओ इस AP में निश्चित संख्या क्या होगा, तो क्या होगा, ऊपर वाला पढ़ के देखो क्या होगा, D होगा। सार्वंतर D है, वही ना निश्चित संख्या होता है, तो D होगा। एक चीज़ और यहाँ जानने वाला है ना, ध्यान से देखना। हम एक सूची लिखते हैं, अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, इधर देखो। अगर हम एक AP लिखते हैं इस तरह से 2 4 6 8 ... ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निश्चित संख्या क्या होगा, 2। तो ये तो इजी वाला एक सूची है, इजी वाला पैटर्न है, तो हम 2 तुरंत ढूंढ लिए। लेकिन कोई बड़ा बड़ा आ जाए तो फिर कैसे ढूंढेंगे, तो तुम लोग इसमें ये दिमाग लगाओ कि ये जो निश्चित संख्या 2 निकाला वो कैसे आया 2, नहीं दूसरी वाला में से पहली को घटा दिए, इसमें से इसको घटा दिए, है ना। तो देखो 4 में से अगर 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, 2। इस दोनों के लिए तब अगर इस दोनों जब भी लेना है लगातार लेना है, ठीक है, क्योंकि जस्ट पहले वाला में जोड़ते हैं ना तो घटाना भी पड़ेगा, तो जस्ट पहले वाला को घटाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट पहले वाले को जोड़ के अगला आता है, अगर घटाना पड़े तो जस्ट पहले वाले में से घटाएंगे। तो अगर इस दोनों को लेते हैं तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो निश्चित है। अब इस दोनों को ले लेते हैं, इस दोनों को, तो 8 में से किसको घटाएंगे, 6 को, तो क्या आएगा 2। अब इस दोनों को ना लेके इस दोनों को लेना है, तो 6 में से किसको घटाएंगे, 4 को, 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। देख रहे हो निश्चित संख्या तुरंत निकल जा रहा है। तो कोई भी अगर सूची तुमको दे दे तो हमको निश्चित संख्या अगर निकालना हो तो तुरंत निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जस्ट घटाना है, लेकिन हमेशा क्रमागत लेना, ये नहीं कि इधर से 6 लिए तो बीच में एगो छोड़ के तब 2 ले लेंगे, नहीं, हमेशा लगातार वाला में लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर हमको लिखना हो इसका निश्चित संख्या, तो इसका निश्चित संख्या कैसे लिख सकते हैं, इसका निश्चित संख्या कैसे लिख सकते हैं, A2 में से किसको घटा देंगे, A1 को घटाएंगे ना, और ये हमेशा बराबर होता है। अगर इस दोनों को लिए तो ये, अगर इस दोनों को लेंगे तो A3 में से किसको घटाएंगे, A2 को, तो दोनों बराबर होगा कि अलग अलग होगा, क्योंकि संख्या निश्चित है तो वो तो हमेशा सब जगह एक ही ना होगा, है ना। तो जो निश्चित संख्या वो क्या कहलाता है, D होगा कि नहीं होगा। तो अगर A2 में से A1 को घटाएं तो भी उतना ही होगा जितना A3 में से A2 को घटाएं, है ना। और ये जो घटा क्या था वही तो D कहलाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चलो यही बताना था। तो देखो इसमें A1 प्रथम पद है, A2 दूसरा पद है और A3 तीसरा पद है, और भी चलता जाएगा। और जब हम करेंगे A2 में से A1 को घटाएंगे या फिर A3 में से A2 को घटाएंगे और भी आगे रहता तो उसको भी घटाते, तो वो किसके बराबर आता है, D के बराबर, ठीक है। लिखो इसको, चलो देखो अभी देखो एक तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर हमको पद निकालना पड़े, है ना, यहाँ देखो इसी बेस पे हम एक लेते हैं AP, मान लेते हैं AP हमारा क्या है, AP जो है वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। ध्यान से समझना। अभी देखो हम बता दिए तुमको D कितना है, 2, यही ना है D हमारा। अब तुम बताओ, हम कह रहे हैं कि हमको, चलो अभी हम तुमको दे देंगे इस तरह से 8 है ना, 8। तो अब देखो 2 था, 4 था, 6 था, 8 था। अब अगला प्राप्त करना हो हमको तो कितना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में क्या जोड़े हो, 2, तो कितना आ गया, 10। तो इस ये वाला 8 यहाँ है ना, ये वाला 8 में जोड़े हो। अब अगर हमको अगला 10 आया है, उसके आगे पूछना हो तो फिर 10 लोगे, यहाँ पे लोगे ना, और 10 में फिर 2 को जोड़ोगे तो आएगा 12। तो आगे क्या लिखोगे, यहाँ कोमा देके 12। हमारा कहना ये है कि हम अब इसमें जस्ट पहले वाले में नहीं जोड़ना, हम हमेशा सिर्फ 2 में ही जोड़ के लाना चाहते हैं। देखो ये भी एक पैटर्न बनाएगा। अगर हमको देखो यहाँ देखो 2 में कितना जोड़े तो 4 आया, 2, और फिर 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा,
4, और फिर 2 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और फिर 2 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 में कितना जोड़ेंगे तो 12 आएगा। कैसे आ रहा है ये दिमाग लगाओ, है ना, नहीं समझ में आ रहा है। चलो अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे जोड़ रहे हैं। ये भी एक पैटर्न बनाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ये। हाँ कैसे हो गया? अच्छा यहाँ पे तुम सब में 2 2 जोड़ रहे थे, यहाँ जो हमेशा 2 जोड़ रहे हैं, 2 में देखो कितना जोड़े, पहले तो 4 आया, अगली बार 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो इस बार तो पहले 2 जोड़े फिर 4 जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं क्या? जोड़ रहे हैं। इस सब में 2 ही जोड़ के ला रहा था पहले, इस बार देखो 2 में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4, और फिर 2 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 6। इस बार बदल रहा है ना संख्या। हाँ 2 निश्चित संख्या है, लेकिन ये जो हम 2 में जोड़ रहे हैं ना, ये प्रथम पद में जोड़ रहे हैं। किस में जोड़ रहे हैं? प्रथम पद में जोड़ रहे हैं, प्रथम पद में। तो प्रथम पद में हम निश्चित संख्या को जोड़े तो 4 आ गया। अब 4 में निश्चित संख्या को जोड़ेंगे तब ना 6 आएगा, लेकिन हम करें नहीं, इस बार 4 में नहीं जोड़ना, हमको इसी प्रथम पद में ही जोड़ के ये लाना है दूसरा पद, इसी में जोड़ के तीसरा पद लाना है, इसी में जोड़ के चौथा पद लाना है। तो इसमें अगर 2 जोड़े, सार्वंतर 2 था तो 2 जोड़े तो 4 आया। अब भी इसमें 2 ही जोड़ेंगे तो फिर तो यही आ जाएगा, फिर तीसरा पद कहाँ आ रहा? कंफ्यूज कर गए ना। चलो इसको समझते हैं, है ना। देखो कंफ्यूज तो होना बनता है, नहीं है ना। चलो देखते हैं। अभी देखो अब कैसे चल रहे हैं, देखो कैसे मिला है। हम सिर्फ प्रथम पद ले रहे हैं और सब बता देंगे उसी से, सिर्फ प्रथम पद ले रहे हैं। क्या है? 2, है ना। अब ये प्रथम पद 2 है, मतलब क्या है? A1 बराबर कितना है? 2। प्रथम पद को A1 कहते थे ना। अब दूसरा पद कितना है? A2। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, A1 ले रहे हैं प्रथम पद और प्लस D कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? A1 क्या है? 2 है ना। A1 क्या है? 2 है, और D कितना है? 2, 4। देखो ये मिला ना, मिला कि नहीं मिला? अब हमको प्रथम पद ही लेना है, A3 निकालना है, तो क्या करें? प्रथम पद ही ले रहे हैं A1, इसमें इस बार D नहीं 2D जोड़ देते हैं। तो देखो ये 2 है तो 2, और यहाँ D हमारा कितना? 2 है ना, तो 2 दूनी 4, कितना गया? 6। A4 लेते हैं, तो प्रथम पद ही ले रहे हैं, लेकिन इसमें 3D जोड़ दे रहे हैं। तो देखो A1 2 था, प्लस ये D 2 है, तो 3 दूना 6, कितना हुआ? 8। देखो इसी के साथ सिर्फ A1 के सहायता से और D के सहायता से हम लोग सब पद बता सकते हैं। लॉजिक क्या है यहाँ? जिस भी पद को निकालना है उस पद से एक कम लेना, यहाँ D के गुना में। देखो यहाँ 2 है ना, तो D के गुना में क्या होना चाहिए? 1। 3 है ना, तो D के गुना में क्या होना चाहिए? चौथा पद निकाल रहे हैं ना, तो D के गुना में क्या होना चाहिए? 3। सब निकल जाएगा। अब हम बोलेंगे इसका 20वां पद बताओ, बोलेंगे इसका 20वां पद बताओ। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि देखो अब हम तुमको बोलेंगे 20वां पद क्या होगा, तो तुम पहले 19वां पद निकालोगे। 19वां पद कैसे निकालोगे जब 18वां पद ही नहीं रहेगा? पहले वाले पद में जोड़ते हैं। हमेशा बोलेंगे तीसरा पद बताओ, 6 है, तो यहाँ तो देख लिया। बोलेंगे चौथा पद बताओ, तो 8 है। बोलेंगे 5वां पद बताओ, तो 5वां पद बताने के लिए तुम 8 रहेगा तब उसमें जोड़ोगे 2, तो 2 जोड़े तो 10 आ गया, है ना। अब कहेंगे कि नहीं तुम हमको 20वां पद बताओ, तो किस में 2 जोड़ोगे? 20वां पद निकालने के लिए किस में 2 जोड़ोगे? 18वां में, है ना, सॉरी 18वां में, 19वां में, एक पहले वाला में ना। देखो दूसरा पद में हम दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में जोड़ते हैं ना 2, तीसरा पद निकालने के लिए उसके पहले वाले में जोड़ते हैं, और चौथा पद निकालने के लिए उसके पहले वाले में जोड़ते हैं, है ना। तो उसी तरह से 20वां पद निकालने के लिए उसके पहले वाले में जोड़ेंगे, तो 19वां पद में 2 जोड़ेंगे। 19वां पद पता है? नहीं। 19वां पद पता करने के लिए 18वां पद निकालेंगे, 18वां भी पता नहीं है। 18वां पद पता करने के लिए 17वां, उसी तरह से करते करते आएंगे यहाँ पे चौथा पे, तब 5वां लिखेंगे, तब 6ठा लिखेंगे, तब 7वां लिखेंगे, तब 20वां पहुँचेंगे, तब 20वां लिखेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इतना पता है कि हमको 20वां पद अगर लिखना है तो A1 पहला पद लेंगे और उसमें 20 है ना, तो 19 × D कर देंगे, 20वां पद हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल इस पर थोड़ा सा और बता देते हैं ताकि तुम लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ना, लिखने के लिए देंगे, इसको लिखना तुम लोग, अभी घबराने का जरूरत नहीं है। ये लिख लिया था ना? हाँ ये लिख लिया तुम लोग।
जैसे हर एक चीज़ का व्यापक रूप होता था ना, जैसे अभी द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, दो चर वाला समीकरण पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे, सबका व्यापक रूप पढ़े थे ना। उसी तरह से अब एपी का भी व्यापक रूप होता है ना, एपी का व्यापक रूप। यहाँ देखो पहले ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, दूसरा पद A2 को क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस डी लिखेंगे ना, ए प्लस डी। अब A3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2D, तो लिखेंगे ए प्लस 2D। फिर चौथा पद अगर लिखना हो तो 3D, यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस 3D। इसी तरह से डॉट डॉट चलते जाएगा। तो ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद हुआ ना, इसी तरह से। अब समझ में आया। अब कोई भी पद निकालने के लिए कहे तो तुम लोग उस पद को आसानी से निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं ना होगा। अभी एक चीज़, अब लास्ट एक चीज़ और बचा है, इसको देख लो बस, है ना। चलो देखो, एपी भी दो तरीके का होता है, सुनो, एपी भी दो तरीके का होता है ना। तो देखो, जो एपी कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, है ना। एपी के प्रकार, पहला वाला देख लो, जो पहला होता है इसको कहते हैं परिमित एपी, परिमित एपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, पदों की संख्या निश्चित होती है। पद जानते हो ना कैसा होता है, जैसे ये क्या है, एक पद है, हर एक कोमा के बाद अगला पद आ जाता है, ठीक है। अब तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा, यहाँ देखो 2 4 6 8 इतने रहने देते हैं, आगे नहीं जाएगा ये। तो इसमें देखो पदों का संख्या निश्चित है, इसके बाद नहीं है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 पद, ठीक है। अब दूसरा होता है अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। इसमें क्या होगा, पदों की संख्या अनिश्चित होती है। पदों की संख्या क्या, अनिश्चित। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, इसी को लिख रहे हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें गिन के बताओ कितना पद है, 4 पद है, इसके आगे नहीं है ना, अनंत तक जाएगा, जिसको तुम गिन ही नहीं सकते। तो जिसमें पदों की संख्या को हम नहीं गिन सकते, अनंत तक जाती है, उसको कौन सा एपी कहेंगे, अपरिमित एपी कहेंगे। और जिसमें हम लोग पदों की संख्या गिन लेंगे, निश्चित तक जाएगा, उसको क्या कहेंगे, परिमित एपी, ठीक है। इतना ही है, इसको लिख लो तुम लोग। चलो देखो, निकालो तुम लोग प्रश्नावली 5.1 निकालो। देखो इसका 1 नंबर का जो हिसाब है ना, प्रश्नावली 5.1 में, उसको तुम लोग पढ़ पढ़ के घर से देखना, ठीक है। उसमें जो बनेगा उसको बनाना है, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है। पता करना है एपी है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नंबर का हिसाब देखो। दूसरा नंबर के हिसाब में क्या करा, देखो दी हुई संख्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ए दे दिया है, जैसे 2 का पहला देख रहे, देखो यहाँ 5.1 है ना, इसका 2 नंबर का पहला, इसमें बताओ ए बराबर कितना दिया है और डी बराबर, बोल रहा है इसके प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद ना, हाँ। तो देखो a बराबर तो 10 है, यही प्रथम पद है, ठीक है। अब हमको A2 पता करना हो, दूसरा पद, तो A2 बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस डी लगाएंगे ना, a प्लस डी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a के जगह पे क्या है 10, d के जगह पे क्या है 10 बराबर 20। अब लिखते हैं A3, a प्लस 2d होगा कि नहीं, a के जगह पे क्या है 2 इंटू डी के जगह पे 10, कितना हो जाएगा, देखो 10 दूनी 20 और उसमें 10 जोड़ेंगे 30। अब A4 लिखेंगे, चौथा पद, a प्लस
3D, है ना। देखो ए के जगह पे 10 था प्लस 3 गुना डी के जगह पे 10, 10 तिया 30, 10 40, इसलिए AP का 4 पद, इसलिए AP क्या हो जाएगा, देखो AP का 4 पद, पहला 10, दूसरा क्या निकला, तीसरा, चौथा, हो गया आंसर। ठीक है, 2 नंबर का सारा तुम लोग घर से ट्राई करना। ठीक है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी कहाँ, 2 नंबर का दूसरा घर, 2 नंबर का बाकी जितना है सब घर से ट्राई करना। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का लिखाओ तो क्या है, हाँ अच्छा, ये इस तरह से, या तो बताओ ये परिमित AP है कि अपरिमित, अपरिमित AP। इसका प्रथम पद लिखने के लिए कहता है, बताओ प्रथम पद A बराबर कितना होगा, प्रथम पद को हमेशा A से ही लिख देना है ना, दूसरा पद से लेकिन 2 उसमें लगाना। ठीक है, तीसरा पद में 3 लिख दिया। अब D कहता है निकालने के लिए, D बराबर क्या होगा, फॉर्मूला इसमें से कोई भी लगा सकते हो तुम, हम A2 माइनस A1 कर दें, कर सकते हैं ना ऐसा। A2 क्या है, 1 है ना, A2 1 है, और माइनस A1 क्या है, बराबर क्या निकला, -2, है ना। तो A भी निकाल दिए, D भी निकाल दिए, यही लिखने के लिए कह रहा था। इसका सब बन जाएगा, है ना, इजी। रुको, 4 नंबर में देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। कहता है निम्नलिखित में कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, यही कह रहा है। चलो 4 नंबर का पहला हिसाब लिखो, 2 4 8 डॉट 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 भी है, अपरिमित AP है। इसको कह रहा है AP है तो इसका सारवंतर पहले पता करना है AP है कि नहीं है। तो अगर निश्चित संख्या सबका एक जैसा निकला तब तो AP होगा, ध्यान से सुनो, अगर निश्चित संख्या एक जैसा सबका निकला तो AP होगा, नहीं निकला तो AP नहीं होगा। तो पहले ई दोनों को लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो पहले D बराबर क्या लिखते हैं, देखो A2 माइनस A1, है ना, इसी को बराबर क्या कर देंगे, अब ई दोनों को तो ले ये लिया, अब ई दोनों को ले लो, A3 माइनस A2, है ना। बाद वाला कौन घटा, उससे पहले वाला कौन घटाते हैं। अगर ई दोनों को लेना हो तो क्या लेंगे, A4 माइनस A3, जितना इसमें पद दिया रहेगा सब ले लेंगे। ठीक है, बारी बारी से करके। अब A2 क्या है, 4 माइनस A1 क्या है, बराबर A3 क्या है, 8 माइनस A2 क्या है, बराबर A4 क्या है, -8। करके देखते हैं, 4 में से 2 गया तो 8 में से 4 गया तो 4, इधर 16 में से 8 गया तो 8। क्या ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, बराबर नहीं निकला। तो क्या D एक निश्चित संख्या निकला, नहीं, अतः क्या होगा, AP में है, AP नहीं है, है ना। अतः क्या AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इतना ही छोड़ देना, लेकिन जिसमें AP निकल जाएगा उसमें क्या कहता है, इसके और 3 पद लिखिए। तो 4 4 को सब में देले है तो 5वां पद लिख देना, 6ठा पद लिख देना और 7वां पद लिखना, हो जाएगा। इसको लिख लो और देखो इसका 5.1 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बना के लाना। ठीक है।